वेलकम बैक टू माय चैनल हिना कॉमर्स क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है वो है अकाउंट्स की क्लास 11 टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका हम सेकंड पार्ट आज कवर अप करेंगे, जिसमें हम टी शेप अकाउंट डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम टी शेप अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये बनता है एंड इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टी शेप अकाउंट होता क्या है। टी शेप अकाउंट एक लेजर को ही हम बोलते हैं जो हम अकाउंट्स में प्रिपेयर करते हैं, जिसका फॉर्मेट है, इसको टी शेप अकाउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस लुक्स लाइक एन अल्फ़ाबेट टी। सो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। एक कॉलम हम यहाँ पे लेजर फोलियो का भी ऐड ऑन करते हैं on the both sides. So this is journal folio and here also journal folio. So this is how we make T-shape account. Left side of the account is the debit side and ये वाली जो साइड होती है लेफ्ट साइड, इसको डेबिट साइड हम बोलेंगे एंड ट्रांजेक्शन्स जो डेबिट होंगी वो डेबिट साइड पे हम पोस्ट करेंगे। जो राइट साइड होती है उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड जो चीज़ें हम क्रेडिट करते हैं किसी अकाउंट में वो हम क्रेडिट साइड पे पोस्ट करते हैं। सो जब भी डेबिट में कोई एंट्री आएगी वो लेफ्ट साइड पे आएंगी, जब भी क्रेडिट में हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं वो राइट साइड पे आएंगी। जब भी हम डेबिट में पोस्ट करते हैं तो जो भी अकाउंट डेबिट होता है उसके आगे हम 2 लिखते हैं एंड जो भी अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं उनके आगे हम बाय लिखेंगे एंड उसके आगे जो भी आपका अकाउंट का नाम है, बाय फर्नीचर, बाय कैश या बाय परचेजेस, तो हम उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। सो डेबिट साइड पे हम 2 लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड पे हम बाय लिखेंगे। यहाँ पे हम कुछ टी शेप अकाउंट बनाने के लिए कुछ रूल्स का यूज़ करते हैं एंड मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे ताकि हमें टी शेप अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, एसेट्स जो है उनका डेबिट बैलेंस है एंड एक्सपेंसेस लॉसेस का भी डेबिट बैलेंस है, लायबिलिटीज का भी नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, रेवेन्यू या इनकम्स का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है एंड लास्ट इज कैपिटल, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। सो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंट्स हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एसेट्स, एक्सपेंसेस लॉसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू इनकम और प्रॉफिट्स एंड 5th इज कैपिटल। एंड हमें नॉर्मल बैलेंस बताए हुए हैं इन सब के। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, एक्सपेंसेस लॉसेस का भी नॉर्मल बैलेंस डेबिट होएगा, लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, रेवेन्यू इनकम्स का नॉर्मल बैलेंस इज क्रेडिट एंड कैपिटल ऑल्सो हैव द नॉर्मल बैलेंस एज क्रेडिट। तो ये हमें नॉर्मल बैलेंसेस बताए हैं। अब अगर इनमें एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़ इन सब में चेंजेस आते हैं, अब इनमें चेंज क्या आ सकता है। सपोज़ हमने कोई एसेट खरीदा, सपोज़ हमने मशीनरी खरीदी या फर्नीचर खरीदा तो हमारा एसेट इंक्रीज़ हुआ, या हमने कोई फर्नीचर सेल आउट किया तो हमारा एसेट डिक्रीज़ हुआ। तो चेंजेस कैसे आ सकते हैं, या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो अगर इन 5 अकाउंट्स में इंक्रीज होता है तो हम देखेंगे कि क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, या इन 5 अकाउंट्स में डिक्रीज होता है तो हम अभी देखेंगे कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। उसके बेसिस पे ही हम आगे क्वेश्चंस टेकअप करेंगे। तो जो एसेट्स है अगर उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है तो अगर एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। अगर एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, अगर एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होंगे तो भी सेम ही होगा, डेबिट होगा। लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है तो अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज होंगे तो हम क्रेडिट ही करेंगे।
रेवेन्यू इनकम्स क्रेडिट होते हैं, रेवेन्यू इनकम्स अगर इंक्रीज होंगे तो भी क्रेडिट होगा। अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल ऑल्सो हैव क्रेडिट बैलेंस, अगर कैपिटल में इंक्रीज होगा तो भी क्रेडिट होगा। अब ले लेते हैं इसका रिवर्स, मतलब डिक्रीज। अगर एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, अगर एसेट में डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट। सेम एक्सपेंस का, एक्सपेंस नॉर्मल डेबिट होते हैं, डिक्रीज तो क्रेडिट। लायबिलिटीज अगर क्रेडिट होते हैं, डिक्रीज तो डेबिट। रेवेन्यू इनकम्स क्रेडिट होते हैं, डिक्रीज होगा तो डेबिट, एंड कैपिटल विल ऑल्सो बी डेबिटेड। तो ये जो कुछ मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें रूल्स बताए गए हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए और इनकी आपको प्रैक्टिस थोड़ी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप टी शेप अकाउंट को अंडरस्टैंड कर पाओगे और उसको अच्छे से बना पाओगे। ठीक है जी, तो ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं अपने नोटबुक में और इनको आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बेसिस पे अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन टेकअप करेंगे। ओके, सो ये हमें क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, expense or income, and also state how the increase in the following will be treated। पहले तो आपने बताना है कि ये जो आपको काउंट्स दिए गए हैं ये एसेट में आएंगे, लायबिलिटी में आएंगे, रेवेन्यू में आएंगे, एक्सपेंस में आएंगे या इनकम में आएंगे। एंड दूसरी चीज़ बतानी है कि अगर इनमें इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अगर आपने बेसिक वाला चैप्टर किया है टर्म्स वाला, उसमें आपने पढ़ा होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक करंट लायबिलिटी होती है बिजनेस की, तो बिजनेस की करंट लायबिलिटी है ये, सो इट विल बी अंडर लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट, सो दिस विल बी डेबिटेड, सॉरी क्रेडिट। लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, so it will be credited, increase will be credited। okay, next is capital। capital comes under capital only, capital ही head है, and अगर capital increase होती है तो क्या करते हैं हम, credit। bills receivables, bills receivable हमारा asset होता है, so bill receivable हमारे कौन से head के अंदर आएंगे, asset, और अगर asset में increase होता है तो क्या करते हैं, debit। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन इज एसेट। एक्रूड कमीशन क्या होती है, कमीशन जो हमने अर्न कर लिया है बट रिसीव नहीं की है, जो इनकम टू बी रिसीव्ड है, इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, वो हमारा एसेट होता है। एसेट में इंक्रीज अगेन क्या होता है, डेबिट। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होती है, हमारी कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो, दैट इज योर लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी में जो इंक्रीज होता है दैट इज क्रेडिटेड। Property is again your asset, increase in asset is debit। Interest paid is your expense, increase in expense is debit। Mohan is a creditor and creditor is a liability, liability में increase होगा तो credit। Sohan is a debtor, debtor is a asset, asset में increase होता है तो debit। Discount received is your income, इनकम में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट किस हेड के अंदर आएगा, और अगर किसी में इंक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो ये आपको क्लियर तब होगा जब आपको जो मैंने अभी रूल्स डिस्कस किए हैं वो क्लियर होंगे। तो अब हम चलते हैं टी शेप अकाउंट की तरफ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को टेकअप करने से पहले मैं आपको एक टी शेप अकाउंट थोड़ा सा बता देती हूँ हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो जब भी हम टी शेप अकाउंट किसी एसेट का बना रही हैं, सपोज मैं यहाँ पे एसेट ले रही हूँ कैश, सो यहाँ पे मैं एसेट ले रही हूँ कैश, लेजर फोलियो, हियर ऑल्सो लेजर फोलियो। सो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट बना रही हूँ। So particulars, ledger folio amount, particulars,
लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब हम यहाँ पे अगर कैश का टी शेप अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे हमने जो रूल यूज़ करना है वो कैश का ही रूल यूज़ करना है। कैश किसके अंडर आता है? अभी हमने डिस्कस किया कैश आपका एसेट है, कैश इज एसेट एंड एसेट का रूल क्या है? अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट मतलब कैश आएगा तो हम डेबिट करेंगे, और अगर कैश कम होगा मतलब डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस टेकअप कर रही हूँ और यहाँ पे कैश अकाउंट में पोस्ट करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इनटू द बिजनेस ₹20,000। कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है बिजनेस में 20,000 की। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹20,000। तो जब कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है 20,000 तो बिजनेस में कैश क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो कैश इंक्रीज हुआ 20,000 का। तो कैश जब इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट। यहाँ पे हम डेबिट लिखेंगे, डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट 20,000। अब स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है बहुत बच्चों को कि हम यहाँ पे टू कैश क्यों नहीं लिख रहे हैं या टू कुछ और क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम कैपिटल ही क्यों लिख रहे हैं। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शंस देखते हैं उस ट्रांजैक्शन में पहले आपने दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो एनालाइज करने हैं। तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कमेंस किया है बिजनेस, तो दो अकाउंट इसमें कौन से आए? एक तो कैपिटल आया और दूसरा कैश आया। अब अगर हम कैश अकाउंट में कैश ही लिख देंगे उससे कोई मीनिंग जस्टिफाई नहीं हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। बट अगर हम यहाँ पे कैश अकाउंट में टू कैपिटल लिखेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि कैश इंक्रीज हो रहा है, और वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। तो इसलिए हमेशा जो भी आप अकाउंट बनाओगे उस अकाउंट में कभी भी उस अकाउंट का नाम नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट अकाउंट का हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे कैश और कैपिटल इन्वॉल्व थे तो हमारा कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड आएगा, इतना क्लियर है। एंड हम लिखेंगे क्या? टू कैपिटल, क्योंकि हमारा जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, इसलिए 20,000 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हम अनदर अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा क्वेश्चन में वो लिखेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन हम लेते हैं परचेज्ड गुड्स ₹10,000। 10,000 के हमने गुड्स खरीदे हैं फॉर कैश। अब बताओ कैश में क्या चेंज आया? कैश डिक्रीज हुआ कितने से? 10,000 से। तो हमारा कैश जब डिक्रीज होता है, एसेट डिक्रीज होता है, तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे 10,000। और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज पे हमारे परचेजेस अकाउंट ओपन होता है, परचेजेस एंड कैश। तो हम यहाँ पे क्रेडिट में वी विल राइट बाय परचेजेस अकाउंट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है 10,000 का, हमने जो क्रेडिट किया है। और वो क्यों डिक्रीज हुआ है? क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं, हमने यहाँ पे बाय परचेजेस लिख दिए। परचेजेस शोज दैट वी हैव परचेज्ड गुड्स, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स ₹40,000 इन कैश। अब हमने 40,000 के गुड्स सेल किए हैं कैश में। तो जब हम सेल करते हैं कैश अमाउंट क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा। तो जब कैश इंक्रीज होता है तो कौन सी साइड? हम डेबिट साइड लिखेंगे। वी विल पुट दिस एंट्री ऑन द डेबिट साइड। हम लिखेंगे क्या? टू सेल्स, सो 40,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड रेंट ₹10,000। रेंट पे किया 10,000। तो जब भी हम कोई खर्चा पे करते हैं, चाहे वो सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उससे हमारा कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब भी कैश डिक्रीज होता है क्रेडिट साइड आएगा, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। तो रेंट हमने पे किया 10,000 का, ठीक है जी। तो ऐसे हमने एसेट अकाउंट बनाना है। ये मैंने आपको कैश अकाउंट बना के दिखाया है। ऐसे ही चाहे फर्नीचर अकाउंट हो, मशीनरी अकाउंट हो, आपने सेम रूल फॉलो करना है। एसेट अकाउंट में इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट, ठीक है जी। अब हम लास्ट में जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं, हमने उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, हमने अकाउंट को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे टोटल 20 + 40 60 है
और यहाँ पे टोटल 20,000 है। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्रेडिट में बैलेंस लिखेंगे हम, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सो दिस इज 40,000 and we have to make both the sides equal. So it will be 60,000 on the credit side and 60,000 on the debit side. And जो ये balance carry down है वो आपने to balance brought down करके छोड़ देना है। मतलब जो एक पर्टिकुलर पीरियड का कैरी डाउन होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो नेक्स्ट जब हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है बुक्स बनाने का, उसका ब्रॉट डाउन होता है। मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस पीरियड इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। तो ये हमने कैरी डाउन को ब्रॉट फॉरवर्ड करके यहाँ पे छोड़ देना है। तो ऐसे आप टी शेप अकाउंट्स बनाओगे। एसेट्स हो तो ये रूल लगेगा, लाइबिलिटी हो तो लाइबिलिटी का रूल लगेगा। लाइबिलिटी का रूल आपको पता है, अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट, डिक्रीज है तो डेबिट। ठीक है जी, चलिए अब हम क्वेश्चन टेकअप करेंगे टी शेप अकाउंट का। ओके, सो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आवर क्रेडिटर रघुबीर। तो हमने यहाँ पे क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है एंड क्रेडिटर है रघुबीर, एंड आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो रघुबीर क्रेडिटर। चलिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज जर्नल फोलियो। ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। सो यहाँ पे क्रेडिटर का आपने रूल अप्लाई करना है। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी का रूल लगाना है। अगर हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट करते हैं, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट 50,000। तो जब हमने गुड्स परचेज किए हैं रघुबीर से 50,000 के क्रेडिट पे, तो हमारा क्रेडिटर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्रेडिटर इंक्रीज होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी वाला रूल, लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, एंड हमने कितने का परचेज किया, 50,000 से हमारा क्रेडिटर बढ़ गया। नेक्स्ट इज रिटर्न गुड्स टू रघुबीर 5,000। अब हमने जो गुड्स खरीदे थे 50,000 के, उसमें से 5,000 के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए रघुबीर को। तो उतने से हमारा क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट करेंगे टू परचेज रिटर्न। कितने के रिटर्न किए हमने, 5,000। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू रघुबीर 30,000। अब जो उसका बैलेंस था 45,000 का, 50,000 के हमने गुड्स खरीदे थे, 5,000 के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए थे, बैलेंस 45,000 का बचा। 45,000 में से हमने 30,000 रघुबीर को पे कर दिया। तो जब हम रघुबीर को पे कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होगी लायबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो हमने जब पे किया तो टू कैश, अमाउंट कितना आ गया, 30,000। तो हमने कैश में पे किया रघुबीर को, सो वी विल राइट टू कैश 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट। अगेन हमने गुड्स परचेज किए, तो परचेज से हमारा क्रेडिटर अगेन इट विल इंक्रीज होगा, तो क्रेडिट में 16,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन इज पेड टू रघुबीर। तो हम जब भी पे करेंगे कैश में पे करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो डेबिट साइड पे। चलिए जी, ये हमारी सारी एंट्रीज की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे टोटल। 50 + 16 यहाँ का टोटल आ रहा है 66,000। यहाँ पे 20 + 30 इज 50, 55,000। यहाँ पे आ रहा है 55,000। तो अगर आप डिफरेंस देखें 11,000 का आएगा डेबिट साइड पे। तो हम डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 11,000, एंड यहाँ का टोटल हो गया आपका 66,000, एंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो 66,000। अब जो बैलेंस कैरी डाउन आया है हमारा
उसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000 एंड आपने ब्रॉट डाउन करके इसको यहीं पे छोड़ देना है एंड ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, तो ये हमने अभी सीखा कि कैसे हम क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन और टेकअप करना है जिसमें हम एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने एसेट का अकाउंट बनाना है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। सो पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। Amount. So this we are preparing machinery account. So we will write machinery account. Okay, so let us start. First transaction is purchased a second hand machine for 40,000. तो हम asset, machine is a asset. Asset का रूल लगाएंगे। Asset जब बढ़ता है क्या करते हैं? डेबिट, जब कम होता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने जब मशीनरी परचेज की हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे। डेबिट में जब हमने मशीनरी खरीदी तो हमारा कैश गया होगा, हमने कैश में खरीदी है तो वी विल राइट टू कैश 40,000 ऑन द डेबिट साइड। ठीक है जी। अप्रैल 1 हम यहाँ पे कॉलम ऐड कर लेते हैं, डेट्स भी गिवन है तो हमने डेट का कॉलम भी ऐड कर देना है यहाँ पे। तो अगर आपको क्वेश्चन में डेट्स गिवन है तो आपका डेट का कॉलम आपको बनाना कंपलसरी है लेजर में। अगर डेट नहीं गिवन है तो आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन है, अप्रैल 1 2012। तो हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन एंटर कर दिया एसेट परचेज। सेकेंड इज अप्रैल 1 स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर्स फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल। तो जब भी हमारी कोई सेकेंड हैंड मशीन परचेज होती है उस पर कोई रिपेयर होती है वो भी हम एसेट अकाउंट में ही पुट करेंगे। तो यहाँ पे 40,000 प्लस 10,000 अमाउंट आएगा टोटल 50,000 का, क्योंकि जो सेकेंड हैंड मशीन पे कोई भी हम रिपेयर्स में अमाउंट स्पेंड करते हैं वो कैपिटल नेचर की होती है और वो एक नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। अब एक बार हम कोई मशीन लेके आए उस पर जो हम रिपेयर करेंगे वो एक रेकरिंग नेचर की नहीं, बार बार नहीं करवाएंगे। उसको चलाने के लिए एक मेजर रिपेयर हमें करवानी पड़ेगी जो मशीन का ही एक कॉस्ट का पार्ट होती है। तो इसलिए हमने मशीन में ही डेबिट करना है 10,000 भी। तो हम टू कैश सेम डेट की ट्रांजैक्शन है 40 प्लस 10,000 करके दोनों ही ट्रांजैक्शन को ऐड करके 50,000 ही एक बार डेबिट करेंगे। नेक्स्ट इज परचेज एडिशनल न्यू मशीनरी फॉर 20,000। तो एक और मशीनरी परचेज की है, सो एसेट इंक्रीज हो रहा है अगेन। सो उस पर हमने 20,000 रिपेयर्स, उसके बाद 20,000 की हमने मशीनरी परचेज की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज डिसम्बर 31 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ मशीनरी ₹2,000। ये जो मशीन हमने खरीदी थी पहले उस पर हमने रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स किए हैं, वो इमीडिएटली नहीं किए हैं हमने, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो ये हम अपने मशीन अकाउंट में नहीं लेंगे, ये रिपेयर्स एंड रिन्यूअल का पार्ट है, इससे मशीनरी अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, डेप्रीशिएट द मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। यहाँ पे हमारी डेप्रीशिएशन जब भी हम किसी भी एसेट पे चार्ज करते हैं तो उससे हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। सो इट विल बी March 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमारी डेप्रीसिएशन एक तो अप्रैल वाली मशीन है 50,000, उस पर 10% हम चार्ज करेंगे फॉर होल ईयर विच विल बी 5,000।
एंड एक हमने सितंबर 30 को परचेज की है 20,000 की, जिस पे हम 10% कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि हमने वो सितंबर 30 को परचेज़ की थी, तो सितंबर 30 से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ्स के लिए, तो ये आ जाएगी 1000, तो टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 6000। अब हम सेम डेट पे बैलेंस करेंगे, एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे हम टोटल अगर करते हैं तो दिस इज़ 70,000 50 प्लस 20 एंड इस साइड 6000 है, 70 माइनस 6000 विल बी 64,000 एंड टोटल 70,000 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है जी, तो दिस इज़ हाउ हम कोई भी एसेट अकाउंट आपको पूछा हो, मशीनरी अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, तो एसेट का रूल लगाना है आपने। इंक्रीज है एसेट तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट। यहाँ पे हमने दिसंबर 31 की एंट्री क्यों नहीं डाली है वो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि ये जो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स हैं मशीनरी के, ये रेवेन्यू नेचर के हैं, इससे मशीन की जो वैल्यू है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मशीनरी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं होगी, तो हम एसेट अकाउंट में नहीं पुट करेंगे। और जो ये रिपेयर्स थे वो हमने इमीडिएटली जब वो परचेज़ किए उस पर हमने स्पेंड किए हैं, तो वो उसका कॉस्ट का ही पार्ट है, क्योंकि वो उसको सर्विसेबल बनाने के लिए हम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट का पार्ट ट्रीट होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया। ठीक है, सो ऐसे हम मशीन अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर अकाउंट बोला है तो आप सेम वे में फर्नीचर अकाउंट बनाओगे एसेट के रूल यूज़ करके। ठीक है जी, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपने अगर पार्ट 1 हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का नहीं देखा है, उसमें मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो अभी हम इसके और भी पार्ट्स लेके आएंगे जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन के और क्वेश्चंस टेकअप करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैप्पी लर्निंग।